अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। वर्षा आधारित क्षेत्रों में धान की कतार विधि से खेती करना है अधिक लाभदायक। गाय और भैंस पालन से अधिक लाभ हेतु खिलाएं संतुलित आहार। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतर किसान भाई वर्षा आधारित धान की खेती करते हैं, लेकिन मौसम में हो रहे परिवर्तन के कारण कहीं अधिक बारिश होती है तो कहीं पर कम, और जिन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है वहां फसल की उपज प्रभावित होती है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों ने सीड ड्रिल विधि से धान की खेती करने की सलाह दी है, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एस.के. पाटिल। धान की कतार बोनी की एक तकनीक विश्वविद्यालय ने विकसित की है। ये एक ऐसी तकनीक है जो किसानों को बियासी और रोपा धान में जो करने की तकनीक है उसकी झंझट से मुक्ति दिलाते हैं। और ये दोनों तकनीक चाहे बियासी की हो चाहे रोपा लगाने की हो, बहुत ज़्यादा पानी की इसमें आवश्यकता पड़ती है। तो अगर किसान कतार बोनी की तकनीक का उपयोग करते हैं तो इनको कम पानी में भी धान की खेती करना संभव इसके माध्यम से होता है। मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी जो फ़ायदा है कतार बोनी का वो यही है कि कम पानी में भी धान की फसल का अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं। कतार बोनी में कई परिवर्तन लगातार वैज्ञानिकों ने किए हैं। इसके अलावा अभी बीज की दर को भी नियंत्रित किया है और लगभग 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा से भी कतार बोनी का सफल प्रदर्शन इस वर्ष हम लोगों ने किया है। तो मैं तो चाहूँगा कि किसान भाई अधिक से अधिक संख्या में धान की कतार बोनी की तकनीक को अपनाएं। ये पानी की बचत करती है, सूखे से लड़ने की क्षमता फसल में लाती है और फसल जो है धान की वो 15 से 20 दिन जल्दी भी पककर तैयार होती है, जिससे रबी की जो खेती है विभिन्न फसलों की उसको करने के लिए अच्छा समय मिल पाता है। और अभी विगत वर्ष एक ऐसे सीड ड्रिल का विकास किया है जो धान के बीजों को रोपा लगाने के जैसे निश्चित दूरी पर खेतों में डालती है और इससे जो बीज का दर है वो जो 80 किलो प्रति हेक्टेयर लगता था अब वो 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर में आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बचत किसानों की है कि बीज की मात्रा लगभग 1/4 हो गई है इस नई मशीन से। इसके अलावा धान की बुआई हेतु जो सीड ड्रिल विकसित किया गया है इसकी क्या विशेषताएं हैं, आइए जानते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के प्रोफेसर डॉक्टर अजय वर्मा से। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो कम वर्षा पर के लिए ही है और इसमें क्या है कि जो आप बुआई का काम करते हैं वो जैसे ही मानसून स्टार्ट होने के पहले आप खेत की तैयारी कर लेते हैं
और जैसे ही मानसून आता है उसी समय आप इसकी बुआई कर लेते हैं। तो एक तरीके से जो भी बारिश का जो पानी गिर रहा है वो उस पौधे के लिए उपलब्ध हो जाता है। साथ ही साथ जो धान की जो खेती की जाती है यहाँ पर ब्यासी पद्धति की जाती है, ब्यासी के लिए पानी की आवश्यकता होती है ब्यासी करने के लिए। तो यहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है। आप क्या है कि कतार में बो रहे हैं तो केवल वीडीसाइड की सहायता से या मैकेनिकल वीडर की सहायता से इसका निंदा को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरी बात ये एक तरीके से जो कतार में बुआई की जाती है इसमें हम लोगों ने मतलब बीज से बीज की दूरी भी मतलब मेंटेन की हुई है। मतलब पहले जो सीडल यूज़ होते थे उसमें जो कतार से कतार की दूरी तो मेंटेन होती थी, परंतु प्लांट से प्लांट के बीच की जो दूरी है वो मेंटेन नहीं होती थी। तो इस पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा एक परियोजना पर कार्य चल रहा है जिसका नाम निच एरिया एक्सेलेंस है। और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले इसका सिमुलेशन मॉडलिंग किया और उसमें एक तरीके से यदि ट्रैक्टर फॉरवर्ड मोशन कर रहा है यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो उस हिसाब से ग्रेविटी के हिसाब से जो सीड ड्रॉप होंगे वो किस तरीके से एक एक सीड अलग अलग डिस्टेंस पर, मतलब जैसे हम एक इक्वल इंटरवल चाहते हैं, मतलब जैसे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर गिरे या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर गिरे, उसका पूरा एक मॉडलिंग हम लोगों ने किया। और उसके बाद उसमें जो इंक्लाइन प्लेट लगती है उसमें जो ओरिफिस की जो शेप है और साइज उस पर भी हम लोगों ने काम किया। और ये सोचा गया है कि एक बार में जो धान के जो बीज गिरे एक बार में 1 या 2 बीज वहाँ पर गिरे। इस पद्धति से आप करीब आप 8 किलो 10 किलो 12 किलो प्रति एकड़ बीज का उपयोग कर सकते हैं। खासकर ये जबकि मतलब रेनफेड कंडीशन में जहाँ की वर्षा आधारित खेती होती है और पानी पर डिपेंडेंसी रहती है, परंतु इस विधि से आपको ब्यासी पर डिपेंडेंसी नहीं है। दूसरी बात इसमें जो जड़ों का जो विकास होता है वो गहराई की तरफ होता है। और खासकर यदि मतलब ड्राई स्पेल भी आ रहा है, मतलब बहुत लंबे समय तक पानी नहीं भी गिर रहा है, तो भी ये क्रॉप सस्टेन कर लेती है। मतलब आपको पानी पर जो निर्भरता है वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। आप ये देखिए कि मतलब इस साल जो छत्तीसगढ़ में जो पानी गिर रहा है वो काफ़ी मतलब इरेटिक है, मतलब कभी गिर रहा है, कभी काफ़ी कम बारिश हुई है। उस कंडीशन में भी मतलब जो फार्मर्स के फील्ड में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट लगाए हैं जो कि पूरी तरह से रेनफेड है, और उनका ये कहना है कि जो किसानों का ये कहना है कि सर ब्यासी नहीं करने के कारण जहाँ उनके साथ में लगे हुए फील्ड में उत्पादन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा, वहाँ पर यही जो कतार पद्धति से जो लगाए गए हैं वो काफ़ी अच्छा अभी तक फसल है। दूसरी बात अपन इसमें जो निंदा नियंत्रण है वो आप वीडर की सहायता से कर सकते हैं। मैकेनिकल वीडर है, मैकेनिकल वीडर मानव चालित भी है जिसमें कि करीब 3 आदमी करीब एक दिन में 1 एकड़ की जो वीडिंग का ऑपरेशन है निराई का काम कर सकते हैं। तो एक तरीके से आप उत्पादन लागत में कमी आती है, जो श्रम की आवश्यकता है उसमें कमी आती है, और आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ये फसल काफ़ी अच्छा यहाँ परफॉर्म कर रही है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। तो बने रहिए हमारे साथ। गीत जिसे सुरों में बांधे थे, आसमां झुक रहा है जमीन पर, सुर जो अपने वक्त की गवाही देते, तूने बंसरी छोड़ दो आचल जमाना क्या कहेगा, दौर जिसे भूलने पर भी बिसारा नहीं जा सकता। के सब रस ले लिया रे बिजड़े। देखिए सुनहरे दौर के गीतों का प्रोग्राम भूले बिसरे गीत। धान की कटोरा छत्तीसगढ़, जी हाँ भराए है प्राकृतिक देन। यहाँ के चिन्हारी कर्मा ददरिया अब्बड़ सुघ्घर है। यहाँ की राजभाखा मानो आप मन के अपन भाखा मा, हमन अउ आपो मन देखबो छत्तीसगढ़ ला अवतीर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे राज्य के अधिकतर किसान खेती के साथ साथ गाय और भैंस पालन करते हैं, जबकि हम जानते हैं कि इन दुधारू पशुओं के आहार पर 70% तक खर्च होने के बावजूद भी जो लाभ उनसे मिलना चाहिए वो नहीं ले पाते। तो इन दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दिया जाता है, इससे होने वाले लाभ में वृद्धि की जा सकती है। तो इसी बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर पीपी सिंह। देखिए, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि डेयरी का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि हमारी लगभग 70% जो लागत है पशु के पोषण या इनके दाने चारे की व्यवस्था पर व्यय होता है। तो यदि हम उस भाग में थोड़ी सी बचत कर लें तो निश्चित रूप से अपना जो प्रॉफिट है या जो लाभ है उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर सामान्यतः पोषण की अपन बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि पशु का जो पोषण है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है, कई कारकों पर निर्भर करता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पशु की जो अवस्था है वो कौन सी है। उदाहरण के लिए, क्या हमारा पशु दूध दे रहा है या हमारा पशु दूध नहीं दे रहा है, सूखा है, या हमारा पशु दूध भी दे रहा है और गर्भावस्था की स्थिति में है। तो सबसे पहले अपन देखें कि जो मेंटेनेंस का राशन होता है या शरीर रखरखाव के लिए जो राशन चाहिए अपने को, वो कितना देगा। सामान्यतः अपन देखें कि अपने यहाँ अमूमन मोटा मोटा अपन माने 4 क्विंटल वजन की भैंस है, तो उस वजन की भैंस को लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम तक संतुलित दाना अपने को देना होता है। उसके अलावा यदि अपन गाय की बात करें तो देसी गाय है तो 1.5 से 2 कुंटल वजन, और संकर गाय है तो लगभग 250 किलोग्राम या 2.5 कुंटल के आसपास उनका वजन रहता है। यदि हमारे पास गाय है, अगर देसी गाय है तो 150 से 200 किलो वजन है, तब भी उसको 1.5 से 2 किलोग्राम देना है। और अगर संकर गाय है तो अपने को 2 किलोग्राम संतुलित दाना देने की आवश्यकता होती है, केवल शरीर के रखरखाव के लिए, या इसको मेंटेनेंस का राशन, शरीर रखरखाव का राशन बोलते हैं। यदि अपने पास में ऐसे गाय या भैंस है जो कि हमारे को दूध भी दे रही है, तो गाय में अगर अपन बात करें तो प्रति 2.5 से 3.5 लीटर दूध पे, या अपन और अगर इसको मोटा अंदाज़ा लें तो 3 से 3.5 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम संतुलित दाने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि भैंस में बात करें तो प्रति 2.5 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम संतुलित दाने की आवश्यकता होती है। इसको अगर एक उदाहरण दे के समझाएं तो यदि हमारे पास में कोई ऐसी भैंस है जिसका कि दूध उत्पादन 10 लीटर सुबह शाम दोनों टाइम का मिला के है, तो उसको मतलब 2.5 लीटर दूध पे 1 किलोग्राम दाने के हिसाब से 4 किलोग्राम तो दाना दूध के लिए लगेगा और 2 किलोग्राम दाना मेंटेनेंस का लिए लगेगा, शरीर रखरखाव। इस प्रकार कुल 6 किलो दाने की मात्रा हो जाती। इसी प्रकार यदि अपन गाय की बात करें तो गाय में प्रति 3.5 लीटर दूध पे अपन 1 किलो दाने की बात करते हैं। तो यदि मान लीजिए 10 लीटर की दूध की गाय है तो 3 किलो के आसपास तो दाना दूध का हो जाएगा, और 1.5 से 2 किलोग्राम जो दाना अपन शरीर रखरखाव या मेंटेनेंस का दे रहे हैं वो दाना देंगे। इस प्रकार ये संतुलित दाना अपने को पशु को इस मात्रा में देना है। यदि हमारा जानवर गर्भावस्था में है कि भैंस में गर्भावस्था का समय लगभग 10 महीने 10 दिन का रहता है, अतः उस परिस्थिति में आखिरी के 3 महीने में 0.25 किलो से लेके 1 किलो तक अतिरिक्त संतुलित दाना देने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि गाय में बात करें तो गाय में भी दूध उत्पादन कम हो जाता है, तो गाय में दूध उत्पादन का दाना बचेगा और 0.25 किलो से 1 किलो तक अतिरिक्त दाना प्रेगनेंसी अलाउंस के लिए अपन देते हैं। देखिए किसान भाइयों, ये तो दाने की बात हो गई। अब मैं चारे की बात करता हूँ। अमूमन ऐसा देखा गया है कि एक भैंस लगभग 24 घंटे के समय में 6 से 8 किलोग्राम सूखा भूसा खाती है। इसी प्रकार यदि गाय की बात करें तो एक गाय भी 1-8 किलो भूसा भैंस की तुलना में कम खाती है, लेकिन मोटा मोटा अपन मान के चलें कि लगभग 6 से 8 किलोग्राम ही भूसा गाय भी खाती है। इसके अलावा अगर हरे चारे की बात करें तो लगभग 20 से 25 किलोग्राम बढ़िया क्वालिटी का हरा चारा गाय और भैंस दोनों को प्रतिदिन देना चाहिए। यदि इसी प्रकार से अपन वास्तव में देखें कि कुल पशु के दाने की गणना अगर करें 24 घंटे में कुल पशु का एक राशन कितना होगा, यदि 10 लीटर दूध की कोई भैंस है हमारे पास तो लगभग 6 किलोग्राम तो संतुलित दाना उसको देना होगा, 6 से 8 किलोग्राम सूखा भूसा देना होगा। इसके अलावा 20 से 25 किलोग्राम
प्रतिदिन के हिसाब से बढ़िया क्वालिटी का हरा चारा अपने को देना होगा। इसी प्रकार यदि गाय की बात करें तो दाने में थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, गाय और भैंस के दाने में ये जो मैंने मात्रा में अंतर बताया विशेषकर दूध के लिए, उसके पीछे मुख्य कारण ये रहता है कि भैंस के दूध में वसा की मात्रा गाय के दूध की तुलना में ज़्यादा होती है। इसी प्रकार SNF की मात्रा भैंस के दूध में गाय के दूध की तुलना में अधिक होती है। इसी कारण गाय के दूध में अपन प्रति 3.5 लीटर दूध पे 1 किलो दाना दे रहे हैं, जबकि भैंस के दूध में प्रति 2.5 लीटर दूध पे ही 1 किलो दाना देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि भैंस में जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि दाना हमको महंगा पड़ रहा है और हमें दाने की लागत कम करनी है, तो उस परिस्थिति में अपन एक काम कर सकते हैं कि जो अपन ने दाने की मात्रा बताई है, उस दाने की मात्रा में यदि हम 1 किलोग्राम दाने को हटाना चाहें तो 10 किलोग्राम बढ़िया क्वालिटी के हरे चारे और यदि संभव हो तो हरा चारा से अपन रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये है कि यदि दाने की मात्रा हमें 6 किलो देनी है और यदि हमारे पास 20 से 25 किलोग्राम का हरा चारा तो हम दे ही रहे हैं, उसके अलावा यदि हमको 1 किलो दाना हटाना है तो 10 किलोग्राम का हरा चारा मिला दें और 1 किलोग्राम दाना हटा लें। इसी प्रकार से हम और 1 किलो दाना यदि कम करना चाहते हैं तो दाना 6 की जगह 4 किलो कर दें और बरसीम 20 किलो अतिरिक्त बढ़ा दें। इस प्रकार अपन दाने की लागत को कम कर सकते हैं और अपने को पशुपालन में जो अभी लाभ मिल रहा है, यदि इन बातों का अपना समावेश करेंगे पशु पोषण में, तो निश्चित रूप से कुछ हद तक दाने की लागत घटा पाएंगे और उसके अलावा जो उससे होने वाली आमदनी है वो भी अपन बढ़ा पाएंगे। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और विराट कोहली का कवर ड्राइव, बॉल हवा में, मेसी ने इसे फ्लाइंग किक में बदला और मोड़ दिया गोल की ओर। ऐसा लगा जैसे जोकोविच ये पहले से ही जानते थे और ये जोरदार बैकहैंड स्मैश। सरदारा सिंह ने इसे इंटरसेप्ट किया, ये गोल की तरफ बेहतरीन स्कूप। मैच अब रोमांचक स्थिति में, इस बार साइना ने शॉर्ट सर्विस की है। मैरी कॉम के मुक्कों की गति से खेल आगे बढ़ता हुआ, इसे मात देते हुए सुशील का धोबी बचा और इसी के साथ ईटीवी स्पोर्ट्स एक बार फिर खेल की खबरों में सबसे आगे। धान के कटोरा छत्तीसगढ़, जहाँ भराए है प्राकृतिक देन। यहाँ के चिन्हारी कर्मा ददरिया अब्बड़ सुघ्घर है। यहाँ के राजभाखा मानो आप मन के अपन भाखा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार तथा राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए इस समय खाली पड़े खेतों की जुताई करें, जिससे खरपतवारों का नियंत्रण हो सके एवं तोरिया की उन्नतशील प्रजातियों का चुनाव कर समय से बुवाई करें। अदरक एवं हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा रोग दिखाई देने पर मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। प्याज की खेती करने वाले किसान नर्सरी बेड में बीजों की बुवाई कर पौध तैयार करें। लहसुन एवं आलू की खेती के लिए बीज की व्यवस्था करें एवं खेत की तैयारी करें। जिन क्षेत्रों में नमी की कमी है उन स्थानों पर खड़ी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सोयाबीन की फसल में इस समय चक्रभंग कीट एवं सेमी लूपर इल्ली का प्रकोप दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस 750 से 800 मिलीलीटर दवा को प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। उर्द एवं मूंग की फसल में इस समय पत्ती धब्बा रोग की संभावना हो सकती है।
अतः दिखाई देने पर मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। ग्वार की फसल में इस समय पत्ती छेदक व रस चूसक कीटों का प्रकोप दिखाई देने पर इनके नियंत्रण हेतु ट्राइजोफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय तिल की फसल में पत्ती धब्बा एवं काली डंडी रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय खड़ी सब्जियों में चुर्रा मुर्रा विषाणु रोग की संभावना हो सकती है, अतः इसके नियंत्रण हेतु डायमिथोएट 1.0 मिली दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 7 से 8 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। भिंडी एवं मिर्च में सफेद मक्खी कीट के नियंत्रण हेतु डायमेथोएट 30 EC 700 से 750 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अदरक एवं हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा रोग दिखाई देने पर मैंकोजेब दवा की 2 से 2.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मिर्ची, बैगन, टमाटर आदि सब्जियों में फल एवं तना भेदक कीट के लिए ट्राइजोफॉस 40 EC 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें तथा रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। फलदार वृक्षों में पत्ती खाने वाली इल्ली एवं रस चूसक कीटों का नियंत्रण करें। मौसम खुलने के बाद फलदार वृक्षों में नत्रजन की दूसरी मात्रा या 2% यूरिया के घोल का छिड़काव करें। फलदार वृक्षों के तनों पर बार ईटिंग कैटरपिलर यानी छाल खाने वाली इल्ली दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु इसके बनाए हुए स्थानों पर मिट्टी का तेल अथवा किसी भी कीटनाशक दवा को छेद में डालकर गीली मिट्टी से ढक दें। इससे इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। संभावित मौसम में फल वानिकी एवं शोभायमान पौधों की रोपाई के लिए उपयुक्त समय है, अतः उन्नत किस्मों के स्वस्थ पौधों की रोपाई करें एवं मुर्गीशाला में बिछावन 2 से 3 दिन के अंतराल से बदलते रहें। पशुओं में मच्छर, मक्खियों, किलनी एवं चिमड़ी के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पशुशाला में छिड़काव करें। पशुओं में गलघोटू, एकटंगिया एवं क्षण रोग की रोकथाम हेतु टीका अवश्य लगवाएं। इस समय पशुओं को हरे चारे के साथ थोड़ी मात्रा में गेहूं का भूसा खिलाएं, जिससे पशुओं की पाचन शक्ति अच्छी रहती है। इस समय पशुओं को छाया व सूखे स्थान पर रखें तथा स्वच्छ एवं ताजा पानी पिलाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नागदा, जिला उज्जैन के कृषक राधेश्याम पाटीदार ने। यह आम के फल वृक्षों से प्रतिवर्ष अच्छे फल प्राप्त करने हेतु प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो राधेश्याम पाटीदार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस क्रम में हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो आम की प्रजातियां हैं, मुख्य प्रजातियां हैं, और नॉर्थ इंडिया में जो हम उत्तरी भारत में जो आम उगाते हैं उसमें यह समस्या है कि एक साल फल आई, एक साल फल नहीं आती। तो जिस टहनी पर एक साल फल लग जाएगा, दूसरे साल उस टहनी पे फल नहीं आता है। जबकि साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में फल हर साल आता है, क्योंकि वहाँ ठंड का टाइम नहीं होता है और जो शाखाओं की बढ़वार है वो पूरे साल होती रहती है। अब हम आपको बताएं कि उत्तरी भारत में इसके लिए क्या करें, ऐसा क्या करें कि फल हर साल आए। सबसे पहले अगर आम से हर साल फल लेना है तो आम जैसे ही हार्वेस्ट हो जाता है, आम की जब हम फल की तुड़ाई कर लेते हैं तो तुड़ाई के तुरंत उपरांत पौधे की छटाई बहुत ही ज़रूरी है। और जब पौधे की छटाई हो जाती है तो इसमें मुख्य रूप से ये आपको देखना है, ध्यान देना है कि जिस टहनी में, जिस शाखा में फल आया हुआ था इस साल, उस टहनी को अवश्य छांटना है। ऊपर की तरफ से कम 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे की तरफ लेते हुए उस शाखा को काट के निकाल देना चाहिए। तो यह काम
फल तोड़ने के तुरंत बाद। इसके बाद दूसरी बात जो आती है वो कलतार डालने की बात आती है। एक दवाई ये होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट और उसका केमिकल नेम होता है पैक्लोबिट्राजोल। तो इसके लिए जो पहली जो सीढ़ी थी वो मैंने बताया कि पहले पौधे की छटाई करनी है। छटाई के तुरंत बाद ये इस ग्रोथ रिटार्डेंट का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग सितंबर माह में अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि जो फ्रूट बड डिफरेंशिएशन का टाइम होता है आम में वो अक्टूबर नवंबर में, सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर नवंबर तक चलता रहता है। इसका प्रयोग सितंबर माह में 4 ml प्रति लीटर कैनापी के हिसाब से, तो जो कलतार दवाई है इसका 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रति पेड़ देना होता है। अब 4 ml प्रति लीटर का मतलब ये है मिक्स करके तो देंगे प्रति पेड़, लेकिन अगर उसकी फैलाव 1 मीटर है, एक कैनापी का फैलाव 1 मीटर है, अगर मान लीजिए कैनापी का फैलाव 2 मीटर है तो ये 8 ml प्रति पेड़ हो जाएगा। अगर कैनापी का फैलाव 3 मीटर है तो ये 4×3=12 ml प्रति लीटर हो जाएगा। और इस दवा को पानी में मिला करके पेड़ के नीचे एक गोल नाली, छोटी सी गोल नाली खोलते हैं और उस गोल नाली में इस दवा को हम प्रयोग कर देते हैं। गोल नाली जब आप किसान भाई खोदेंगे तो पाएंगे कि ये जो जड़ें यहाँ दिखेंगी, छोटी छोटी जड़ें सब यहाँ दिखेंगी। तो जो फीडर रूट्स हैं वो यहाँ भी पाई जाती हैं, जड़ें यहाँ भी पाई जाती हैं। और हमारा ये एम होता है कि इसके मुख्य तना के पास ये दवाई का प्रयोग कर दें और ये जड़ें फिर इसको चूस लेंगी और फिर ये पेड़ में ऊपर की तरफ चला जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। अब मैं किसान भाइयों को बताऊंगा कि जैसे ये सोल्यूशन बना करके किस तरह से प्रयोग करें। तो सोल्यूशन बन चुका है, जो हमने रेट बताया आपको कि 4 मिलीलीटर प्रति लीटर में मिला करके, अगर पेड़ का फैलाव 1 मीटर है तो 4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से हम मिलाते हैं। 4 मिलीलीटर दवा का प्रयोग होना आवश्यक है। पानी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। हमने बताया कि पेड़ की कैनापी फैलाव अगर 1 मीटर है तो 4 ml दवा इसमें पड़नी चाहिए। अब उस 4 ml दवा को 1 बाल्टी पानी में मिला के आप डाल दें, 10 लीटर पानी, 15 लीटर पानी या 20 लीटर पानी में मिला करके पेड़ के नीचे टोटल 4 ml दवा ये जानी चाहिए। पेड़ का फैलाव ज़्यादा है, दवा की मात्रा बढ़ती जाएगी। अगर पेड़ बहुत बड़ा है तो इसके लिए जो फुली ग्रोन अप ट्री है, पेड़ है, उसमें 20 से 25 ml इस दवा का हम प्रयोग करते हैं। अब इस दवा का सोल्यूशन हम घोल बना लेंगे और घोल बनाने के बाद इन जड़ों के चारों तरफ, जो पेड़ के चारों तरफ इस तरह दवा का हम प्रयोग करेंगे। तो टोटल जो आपने दवा का घोल बनाया है 15 से 20 लीटर पानी में पेड़ के चारों तरफ ये इस तरह से डालते जाएं, इसको अच्छी तरह भर दें। इस दवा के प्रयोग के बाद हम किसान भाई को ये भी बताना चाहेंगे कि दवा प्रयोग करने के बाद यहाँ नमी बरकरार रहनी चाहिए। तो किसान भाई दवा प्रयोग करने के बाद हफ्ते में एक बार कम से कम इसमें 2 बाल्टी पानी का प्रयोग अवश्य कर दें, जिससे नमी बनी रहेगी और दवा का जो इसमें दवा यहाँ से नीचे से मिट्टी में जो जड़ें चूस लेंगी, चूसने के बाद ये पेड़ में चली जाएंगी और अपना काम जा कर के वहाँ पर जो नई नई शाखाएं आ रही हैं। इसमें जो हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय में रिसर्च करके देखा गया है, इसमें आप जो मैंने पूरी डोज बताई, इसकी पूरी मात्रा पहले साल पूरी मात्रा देंगे, दूसरे साल इसका हाफ डोज कर देंगे, तीसरे साल इसका 3/4 कर देंगे, चौथे साल आप नहीं डालेंगे, फिर 5वें साल से पूरी मात्रा और उसके बाद हाफ, फिर उसके बाद 3/4 और फिर उसके बाद 0। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक पैदावार हेतु तोरिया की वैज्ञानिक तकनीक से खेती पर जानकारी, बकरियों में PPR रोग की समस्या और इससे बचाव व उपचार। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।